यहाँ पे जो रेड डॉट बना है वो ये दिखा रहा है कि स्टेज 3 का टॉप बन गया। देखो ये जो रेड लाइन है इसने ब्लैक लाइन को ऊपर से क्रॉस किया, इसका मतलब नियर टर्म मोमेंटम बियरिश है। तो कोई भी कैंडल तीन टाइप की हो सकती है, या तो मंथली कैंडल होगी, यहाँ पे ना अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग आ रही है, इसका मतलब बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ये सीख रहे थे कि किसी भी चार्ट पे बड़े प्लेयर की मूवमेंट को देखते कैसे हैं। और आज मैं तुम्हें वो इंडिकेटर्स दिखाऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ और जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। और हाँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं कोई भी रिसेंट 3 मंथ के चार्ट यूज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ पुराने चार्ट्स पे सिखाऊंगा। तो चलो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कैंडल क्या होती है। तो एक कैंडल में बेसिकली 4 प्राइस होते हैं। एक तो होता है ओपन प्राइस, एक होता है क्लोज प्राइस, एक होता है हाई प्राइस और एक होता है लो प्राइस। मैं बेसिक 1 मिनट में बता देता हूँ, पर अगर तुम्हें इस कैंडल के बारे में सब कुछ पता है कि कैंडल क्या दिखाती है तो तुम इस सेक्शन को स्किप कर लेना और डायरेक्टली इंडिकेटर्स पे चले जाना। तो सपोज ये मानो कि एक दिन की कैंडल है, तो सुबह 9 बजे जिस रेट पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई वो होता है ओपन प्राइस, 3:30 बजे जिस रेट पे ट्रेडिंग बंद हुई वो होता है क्लोज प्राइस। उस पूरे दिन की ट्रेडिंग में जो भी हाईएस्ट प्राइस बना वो होता है हाई प्राइस, और उस पूरे दिन की ट्रेडिंग में जो भी लोएस्ट प्राइस बना वो होता है लो प्राइस। ठीक है, ऐसी ही कैंडल 3 टाइप की हो सकती है, या तो डेली कैंडल होगी यानी कि एक दिन की कैंडल होगी, या वीकली कैंडल होगी मतलब एक कैंडल एक हफ्ते को डिनोट करेगी, या मंथली कैंडल होगी मतलब एक कैंडल एक मंथ की ट्रेडिंग एक्टिविटी को डिनोट करेगी। और इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीकली चार्ट्स होते हैं, यानी कि वीकली कैंडल होती है और हमारी सारी एनालिसिस वीकली चार्ट्स पे होती है। ठीक है, तो ये मानो कि ये एक वीकली कैंडल है, तो इसमें ओपन प्राइस क्या होगा? इसमें ओपन प्राइस होगा कि उस वीक पे ट्रेडिंग कितने रुपए पे स्टार्ट हुई, क्लोज प्राइस होगा कि उस वीक के एंड पे ट्रेडिंग कितने रुपए पे बंद हुई, और उस पूरे हफ्ते की ट्रेडिंग में जो भी लोएस्ट प्राइस बनेगा वो होगा लो प्राइस, और उस पूरे हफ्ते की ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो भी हाईएस्ट प्राइस बनेगा वो होगा हाई प्राइस। अब मैं तुम्हें एक वीकली चार्ट खोल के दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये बेसिकली मैंने ट्रेंड का चार्ट खोला हुआ है और ये वीकली चार्ट है। ये देखो, अगर तुम्हें टाइम फ्रेम चेंज करना है तो तुम डे पे क्लिक करोगे तो एक डेली चार्ट खुल जाएगा। पर मैंने क्योंकि बताया कि सारी जो इन्वेस्टिंग है जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए होती है या जो इन्वेस्टर्स के लिए होती है वो वीकली चार्ट पे होती है, तो हम वीकली चार्ट यूज करेंगे। और ये मैंने ट्रेंड का वीकली चार्ट खोल दिया। अब इसमें जो एक कैंडल है, सपोज ये वाली कैंडल है, ये एक हफ्ते की ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाती है कि इस हफ्ते में ओपन प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है और क्लोज प्राइस क्या है। ठीक है, जैसे कि तुम ऊपर देख सकते हो कि इस कैंडल का ओपन प्राइस 2110 है और बाकी इसका क्लोज, हाई और लो प्राइस तुम खुद देख लेना। पर बेसिक बात समझो कि वीकली चार्ट पे एक कैंडल एक हफ्ते की ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाती है और वो ये दिखाती है कि उस हफ्ते का ओपन, लो, हाई और क्लोज प्राइस क्या है। ठीक है, अगर तुम ये बेसिक बात समझ गए ना और ये समझ गए कि ट्रेडिंग व्यू पे हम वीकली चार्ट लगाते कैसे हैं, यहाँ पे वीक पे क्लिक करके, तो मैं सीधे इंडिकेटर्स पे चलता हूँ अब। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है, और इसके लिए मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ये लगा के दिखाता हूँ, 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। अब इसको लगाना कैसे है? तो इसको लगाना बहुत सिंपल है। तुम इंडिकेटर्स में जाके ईएमए सर्च करोगे और मैं कहूंगा कि तुम ईएमए क्रॉस यूज करो, क्योंकि इसमें 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाते हैं और हम चारों यूज करेंगे। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा कैसे। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपना ईएमए क्रॉस लगा रखा है और इसमें 4 मूविंग एवरेज है, 10, 30, 40 और 20। पर मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ ईएमए होता क्या है, जो मैं ईएमए 2 से समझाऊंगा तुम्हें, जो कि है 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये है 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। मतलब ये लाइन मुझे दिखा रही है कि पिछले 30 हफ्ते की प्राइस की एवरेज क्या है, और उस प्राइस की एवरेज को इसने मेरे को एक लाइन की तरह डिनोट कर दिया। तो ये हो गई 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। और बेसिकली मैं 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। एक है 10 वीकली मूविंग एवरेज, एक है 20 वीकली मूविंग एवरेज, एक है 30 वीकली मूविंग एवरेज और एक है 40 वीकली मूविंग एवरेज। और मैं चारों के चारों को एक्टिवेट कर देता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये देखो, अब तुम्हें अलग अलग कलर की लाइंस दिख रही होंगी और इसमें हर लाइन एक मूविंग एवरेज है। यानी कि जो रेड वाली लाइन है वो है 10 वीकली मूविंग एवरेज, येलो वाली लाइन है वो है 20 वीकली मूविंग एवरेज, ब्लैक वाली लाइन है 30 वीकली मूविंग एवरेज और ब्लू वाली लाइन है 40 वीकली मूविंग एवरेज। और ये चारों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब तुम ये समझ गए कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है। मैंने तुम्हें ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होती है। पहली वाली होती है 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखो, एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, तो बेसिकली जो 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो हो गई 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि ये 10 हफ्ते की प्राइस की एवरेज है और एक हफ्ते में 5 दिन है, तो 10 हफ्ते की प्राइस की एवरेज हो गई 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या हो गई? 100 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 100 डेमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही 30 और 40 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लिखी हुई है कि 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गई 150 डेमा और 40 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गई 200 डेमा। और यही चीज मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू पे लगा रखी थी, जो मैंने तुम्हें दिखाई थी कि मैं 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूं। जो रेड वाली है वो है 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, येलो वाली है 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
ब्लैक वाली है 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ब्लू वाली है 40 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये चारों लाइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जब भी हम कोई एनालिसिस करेंगे तो वो वीकली चार्ट पे करेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट ही इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस वीकली चार्ट पे मैंने चारों मूविंग एवरेज लगा रखी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन मूविंग एवरेज का यूज क्या क्या है। सबसे पहले तो ये जो चारों मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। तो देखो, जब भी कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में होगा ना, यानी कि हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाएगा डाउस थ्योरी के हिसाब से, यानी कि जब ऊपर जा रहा होगा ना, तो उस केस में तो ये चारों मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करेंगी। लेकिन जब भी कोई स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होगा तो ये चारों की चारों मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगी। और अभी मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू पे इसको दिखाता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का वीकली चार्ट खोल लिया और वही चारों की चारों मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं। तो देखो, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जब स्टॉक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा है, उस केस में ये देखो येलो वाली लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, ब्लू वाली और ब्लैक वाली लाइन रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर रही है, यहाँ पे भी ब्लू और ब्लैक लाइन यानी कि 30 और 40 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो चारों मूविंग एवरेज है 10 वीकली, 20 वीकली, 30 वीकली और 40 वीकली मूविंग एवरेज, जब भी स्टॉक गिर रहा होता है यानी कि डाउन ट्रेंड में होता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन जब स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है ना तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्टॉक एक अप ट्रेंड में चला गया, यानी कि हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो इस वाली मूविंग एवरेज ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। सिमिलरली यहाँ पे ब्लैक लाइन यानी कि 30 वीकली मूविंग एवरेज ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यहाँ पे 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो ये जो लाइंस है 10 वीकली, 20 वीकली, 30 वीकली और 40 वीकली मूविंग एवरेज, जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करती हैं, और जब भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है तो ये वाली चारों की चारों लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला यूज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और यही बात मैंने पीपीटी में लिखी हुई है कि ये जो चारों ईएमए है या तो ये सपोर्ट की तरह काम करेंगी या रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगी, डिपेंड करता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब देखो, जो 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है ना, यानी कि 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, वो तुम्हें दिखाती है कि शॉर्ट टर्म प्राइस ट्रेंड क्या है, कि मतलब छोटे ड्यूरेशन में प्राइस या तो अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा, दो ही ट्रेंड हो सकते हैं या साइडवेज ट्रेंड होगा। तो ये जो 10 वीकली ईएमए की लाइन है इसकी शेप दिखाएगी कि शॉर्ट टर्म में प्राइस का ट्रेंड क्या है। अगर तो ये ऊपर की तरफ शेप करेगी तो स्टॉक एक शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में है, अगर ये नीचे की तरफ शेप करेगी तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, अगर ये फ्लैट रहेगी तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है। जैसे मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ और सिर्फ 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, बाकी सारी हटा देता हूँ ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये लो, मैंने ना रेड लाइन छोड़ दी जो कि एक 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। तो बेसिकली देखो, जब ये ऊपर की तरफ शेप कर रही है तो शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड अपवर्ड्स है, जब ये नीचे की तरफ शेप कर रही है तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, और जब ये साइडवेज शेप कर रही है तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो है वो साइडवेज है, यानी कि कंसोलिडेशन में है। लेकिन ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ट्रेंड पहचानने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन इंपॉर्टेंट होती है, और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा इस वीडियो में भी। ठीक है, देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वो है 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज, जो कि हमारी स्टेज एनालिसिस में काम आती है। अब तुम पूछोगे कि स्टेज एनालिसिस क्या होती है, तो ऑल्दो मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बना रखी है कि स्टेज एनालिसिस क्या होती है और कोई भी स्टॉक क्यों 4 स्टेजेस में मूव करता है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इसका। ठीक है, स्टेज एनालिसिस ये बोलती है कि कोई भी स्टॉक 4 स्टेजेस में मूव करता है और उसकी स्टेज 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पता लगती है। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है और एक साइडवेज ट्रेंड में होता है, और इस टाइम पे जो 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो फ्लैट हो जाती है। अब स्टॉक क्यों साइडवेज ट्रेंड में है ये मैंने दूसरी वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा और उस वीडियो को यहाँ पे पिन कर दूंगा। लेकिन अभी तुम एक समरी समझ लो स्टेज एनालिसिस की। तो कोई भी स्टॉक 4 स्टेजेस में मूव करता है। स्टेज 1 में कंसोलिडेट करता है जब 30 वीकली ईएमए की लाइन फ्लैट होती है। स्टेज 2 में वो अप ट्रेंड में जाता है यानी कि ऊपर जाता है जब 30 वीकली ईएमए की लाइन ऊपर की तरफ शेप करती है। स्टेज 3 में उसका टॉप बन जाता है जब 30 वीकली ईएमए की लाइन वापस फ्लैट हो जाती है और जो स्टॉक है वो वापस कंसोलिडेशन में चला जाता है। और स्टेज 3 के बाद स्टॉक या तो स्टेज 2 में ऊपर जा सकता है जिसमें 30 वीकली ईएमए की लाइन वापस अपवर्ड शेप करने लग जाएगी, या फिर स्टेज 4 में जा सकता है जिसमें 30 वीकली ईएमए की लाइन नीचे की तरफ शेप करती है, जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल जाता है और बेसिकली एक डाउन ट्रेंड बन जाता है। और एक बार जब स्टॉक स्टेज 4 में गिर जाता है तो वापस स्टेज 1 में चला जाता है जिसमें स्टॉक वापस कंसोलिडेट करते हैं और 30 वीकली ईएमए की लाइन फ्लैट हो जाती है। तो बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वो है स्टेज एनालिसिस में, जिसमें हम 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को यूज करते हैं। और मैं तुम्हें क्या करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे इसको एक समरी की तरह दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें हम 30 वीकली ईएमए की लाइन यूज करते हैं, तो मैं अपनी 30 वीकली ईएमए लगा देता हूँ और दूसरी बंद कर देता हूँ। तो ये देखो, जब 30 वीकली ईएमए डाउनवर्ड शेप कर रही थी और प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे था तो स्टॉक स्टेज 4 में था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे स्टॉक स्टेज 1 में आया जब 30 वीकली ईएमए की लाइन फ्लैट हो गई और प्राइस उसके आसपास कंसोलिडेट करने लग गया।
और उसके बाद जब 30 वीकली ईएमए की लाइन अपवर्ड शेप करने लग गई और प्राइस 30 वीकली ईएमए की लाइन के ऊपर निकल गया तो स्टॉक स्टेज 2 में आया, जिसमें स्टॉक ऊपर जाता है। तो ये देखो यहाँ पे 30 वीकली ईएमए की लाइन अपवर्ड शेप कर रही है और ये स्टेज 2 है। और फिर फाइनली जब प्राइस 30 वीकली ईएमए की लाइन के नीचे निकल गया, देखो यहाँ पे निकल गया, और जो 30 वीकली ईएमए की लाइन है वो भी डाउनवर्ड शेप करने लग गई, तो ये स्टेज 4 आ गई। जैसे मैं तुम्हें बाद रिप्ले करके भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि यहाँ पे 30 वीकली ईएमए की लाइन डाउनवर्ड शेप करने लग गई, तो ये स्टेज 4 आ गई। और बेसिकली स्टेज एनालिसिस पे कि कोई भी स्टॉक कैसे 4 स्टेजेस में मूव करता है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा और तुम इसके बाद जाके चेकआउट कर सकते हो। पर मैंने तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट यूज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्टेज एनालिसिस, ठीक है, कि कोई भी स्टॉक कैसे अलग अलग 4 स्टेजेस में मूव करता है। ये तो बेसिक यूज हो गए। अब मैं एडवांस लेवल पे चलता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैंने यही बात लिखी हुई है कि जो 30 वीकली ईएमए की डायरेक्शन है वो हमें स्टेज एनालिसिस बताएगी। अगर तो 30 वीकली ईएमए अपवर्ड शेप कर रहा है तो इसका मतलब स्टॉक स्टेज 2 में है, यानी कि अप ट्रेंड में है। अगर 30 वीकली ईएमए डाउनवर्ड शेप कर रहा है इसका मतलब स्टॉक स्टेज 4 में है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है, यानी कि वो गिरेगा। और अगर 30 वीकली ईएमए फ्लैट है तो इसका मतलब स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है, यानी कि कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन अब इस वीडियो में नया क्या है, इस वीडियो में 2 चीजें मुझे तुम्हें नहीं बतानी है। सबसे पहला गोल्डन क्रॉसओवर, दूसरा डेथ क्रॉसओवर। ये एडवांस यूज्ड है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है। तो गोल्डन क्रॉसओवर का क्या मतलब होता है, अब मैं तुम्हें इस ट्रेडिंग व्यू पे लगा के दिखाता हूँ। गोल्डन क्रॉसओवर के लिए हम 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, एक तो 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैंने दोनों को चला दिया, तो देखो जो रेड वाली लाइन है वो है 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो ब्लैक वाली लाइन है वो है 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब ये रेड लाइन पिछले 10 हफ्ते की एवरेज प्राइस को डिनोट कर रही है और ये वाली ब्लैक लाइन पिछले 30 हफ्ते की एवरेज प्राइस को डिनोट कर रही है, और मतलब बेसिकली एक लाइन की तरह बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अब गोल्डन क्रॉस क्या होता है, तो गोल्डन क्रॉस का क्या मतलब होता है कि जब भी जो छोटी ड्यूरेशन वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो इस केस में 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो बड़ी ड्यूरेशन वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए। जैसे देख रहे हो जो 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गई। इसका मतलब देखो 10 वीकली ईएमए 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गई। इसका क्या मतलब है कि जो नियर टर्म ट्रेंड है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है, तभी जो 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गया। यानी कि तुम ये समझो कि पिछले 10 हफ्तों का प्राइस पिछले 30 हफ्तों के प्राइस से ज्यादा ऊपर निकल गया। मतलब जो नियर टर्म है उसमें जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, यानी कि बुलिश है। तो बेसिकली ये होता है गोल्डन क्रॉसओवर। तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। जब भी 10 वीकली ईएमए की लाइन 30 वीकली ईएमए की लाइन को नीचे से काट के उसके ऊपर निकल जाती है तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। मतलब नियर टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि गोल्डन क्रॉसओवर का क्या मतलब है कि 10 वीकली ईएमए की लाइन जो है वो अपवर्ड शेप करने लग जाएगी। जैसे तुम यहाँ पे देखोगे 10 वीकली ईएमए की लाइन अपवर्ड शेप कर रही है, जो 30 वीकली ईएमए की लाइन है वो भी अपवर्ड शेप करने लग जाएगी जैसे यहाँ पे कर रही है। एक काम करता हूँ मैं बाद रिप्ले दिखाता हूँ ताकि तुम इसको समझ पाओ। ये देखो 10 वीकली ईएमए की लाइन अपवर्ड शेप कर रही है, 30 वीकली ईएमए की लाइन अपवर्ड शेप कर रही है, और जो 10 वीकली ईएमए की लाइन है मतलब जो रेड लाइन है वो 30 वीकली ईएमए की लाइन को नीचे से काट के उसके ऊपर निकल गई ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि गोल्डन क्रॉसओवर मतलब 10 वीकली ईएमए की लाइन अपवर्ड शेप करेगी, 30 वीकली ईएमए की लाइन भी अपवर्ड शेप करेगी, और जो 10 वीकली ईएमए की लाइन है वो 30 वीकली ईएमए की लाइन को नीचे से काट के उसके ऊपर निकल जाएगी। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उस स्टॉक या उस सिक्योरिटी में या कमोडिटी हो गई, गोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें जो नियर टर्म मोमेंटम है वो बुलिश है, क्योंकि जो 10 वीक्स का एवरेज प्राइस है वो 30 वीक से ऊपर निकल गया। मतलब नियर टर्म में यानी शॉर्ट टर्म में बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एग्जाम्पल तो दिखा दिया मोतीलाल ओसवाल का। ये देखो यहाँ पे ये गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है जब 10 वीकली ईएमए की लाइन ने 30 वीकली ईएमए की लाइन को नीचे से काट दिया और उसके बाद उसके ऊपर निकल गई, तो ये होता है गोल्डन क्रॉसओवर। अब मेरा व्यू क्या है इस क्रॉसओवर पे, जब भी गोल्डन क्रॉसओवर बनता है ना तो इसका ये मतलब है कि जो नियर टर्म मोमेंटम है वो बुलिश है उस स्टॉक में। तो बेसिकली मैं इसको एक एंट्री सिग्नल की तरह लेता हूँ। मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, इसको बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, पर मैं गोल्डन क्रॉसओवर को एक एंट्री सिग्नल की तरह मानता हूँ, पॉजिटिव एंट्री सिग्नल। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि जो मेरे टेक्निकल है उसमें मैं सिर्फ एक टेक्निकल यूज नहीं करता, मैं 8 से 9 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, जिसमें से एक टेक्निकल यानी कि स्टेज एनालिसिस मैं तुम्हें ऑलरेडी पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। अब मैं आ गया इस पे कि ये मेरे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, मतलब एंट्री का पॉजिटिव सिग्नल है जब भी गोल्डन क्रॉसओवर बनता है। इसके बाद अगली चीज होती है डेथ क्रॉसओवर। तो देखो डेथ क्रॉसओवर ना गोल्डन क्रॉसओवर का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर से काटती है और 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल जाती है, जैसे मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ। पर सबसे पहले मुझे इसका बार रिप्ले बंद करना पड़ेगा। ये देखो मैंने इसका बार रिप्ले बंद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें डेथ क्रॉस दिखाता हूँ यहाँ पे बना हुआ। ध्यान से देखो जो रेड वाली लाइन है वो क्या है, 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
और जो ब्लैक वाली लाइन है वो क्या है, 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कि जो ये रेड वाली लाइन है वो मुझे पिछले 10 हफ्ते की प्राइस की एवरेज दिखा रही है और जो ब्लैक वाली लाइन है वो मुझे पिछले 30 हफ्ते की प्राइस की एवरेज दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पे इसमें गोल्डन क्रॉस बना हुआ है जब रेड वाली लाइन ने ब्लैक वाली लाइन को नीचे से काट के रेड वाली लाइन उसके ऊपर निकल गई, यानी कि 10 वीकली ईएमए ने 30 वीकली ईएमए को नीचे से काट दिया और 10 वीकली ईएमए उसके ऊपर निकल गई, तो इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और मैं इसको एक एंट्री के सिग्नल की तरह लेता हूँ, मतलब वन ऑफ माई एंट्री सिग्नल्स है। मेरे एंट्री में 8-9 सिग्नल्स होते हैं लेकिन ये वन ऑफ दी है। अब यहाँ पे बना हुआ है डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस क्या होता है, जब 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन ने, जो कि रेड लाइन है, उसने 30 वीकली ईएमए की लाइन को, यानी कि ब्लैक वाली लाइन को ऊपर से काटा और उसके बाद 10 वीकली ईएमए की लाइन ब्लैक वाली लाइन यानी कि 30 वीकली ईएमए की लाइन के नीचे निकल गई, तो इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। अब देखो डेथ क्रॉसओवर दिखाता क्या है, क्योंकि जो 10 वीकली ईएमए की लाइन है, मतलब पिछले 10 हफ्ते का एवरेज प्राइस पिछले 30 हफ्तों के एवरेज प्राइस से नीचे निकल गया, मतलब नियर टर्म मोमेंटम बियरिश है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिखाया कि यहाँ पे बन रहा है डेथ क्रॉस, जहाँ पे 10 वीकली ईएमए की लाइन ने, यानी कि रेड लाइन ने 30 वीकली ईएमए की लाइन को, यानी कि ब्लैक लाइन को ऊपर से काटा और उसके बाद उसके नीचे निकल गई, मतलब नियर टर्म जो मोमेंटम है ना स्टॉक में वो बियरिश है। अब देखो मेरा व्यू क्या है, सबसे पहले तो वही चीज कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मेरे लिए डेथ क्रॉसओवर एक एग्जिट का साइन होता है। मतलब मैं इसको एग्जिट की तरह लेता हूँ क्योंकि नियर टर्म मोमेंटम बियरिश है और मेरे को किसी भी बियरिश चीज के साथ नहीं रहना, तो मेरे लिए एग्जिट का साइन होता है। पर मेरे लिए एग्जिट के बेसिकली 3 साइन होते हैं जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पर ये वन ऑफ द एग्जिट साइंस है मेरे लिए। ठीक है, और बेसिकली इससे पहले भी एक साइन बनता है और मैं तो इससे पहले ही एग्जिट कर देता हूँ, डेथ क्रॉस बनने की वेट भी नहीं करता, जो कि तुम सीख जाओगे जब मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। पर देखो अगर तुम इतना भी सीख गए कि मेरे लिए गोल्डन क्रॉसओवर एंट्री का साइन है और डेथ क्रॉसओवर एग्जिट का साइन है, तो भी ये देखो कि मोतीलाल ओसवाल वाले स्टॉक में जब इसकी साइकिल आई थी कैपिटल मार्केट्स की ना, जब फंडामेंटली साइकिल आई थी, देखो सारे के सारे टेक्निकल ना फंडामेंटल से कनेक्टेड होते हैं, पर अभी मैं तुम्हें टेक्निकल समझा रहा हूँ और मैंने इन टेक्निकल्स को फंडामेंटल से ऑलरेडी स्टेज एनालिसिस वाली वीडियो में कनेक्ट कर रखा है, जो कि यहाँ पे पिन हो रखी होगी। लेकिन अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे बना गोल्डन क्रॉसओवर, यहाँ पे बना डेथ क्रॉसओवर। जब गोल्डन क्रॉसओवर बना तो इस सिक्योरिटी का प्राइस कितना था, तब इस सिक्योरिटी का ओपन प्राइस था 163 रुपीज। ठीक है, हाई प्राइस भी पकड़ लो तो 180 है। और जब डेथ क्रॉस बना तब इसका प्राइस कितना था, यहाँ पे देखो डेथ क्रॉस बना हुआ है तो इसका प्राइस है उस टाइम पे 670 रुपए। ठीक है, तो अगर इतना भी तुम्हें पता है ना कि भाई गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का क्या मतलब होता है, तो उसकी भी एप्लीकेशन तुम देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि डेथ क्रॉस क्या होता है। डेथ क्रॉस होता है जब 10 वीकली ईएमए की लाइन 30 वीकली ईएमए की लाइन को ऊपर से काटती है और 10 वीकली ईएमए की लाइन 30 वीकली ईएमए की लाइन के नीचे निकल जाती है, उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। ये बताती है कि नियर टर्म मोमेंटम बियरिश है। मैं पर्सनली इसको एग्जिट सिग्नल की तरह लेता हूँ, वन ऑफ माय एग्जिट सिग्नल, क्योंकि मेरे पास 3 से 4 एग्जिट सिग्नल्स होते हैं जिसमें से एक ये है और मैं इससे पहले ही एग्जिट कर जाता हूँ अपने दूसरे सिग्नल्स को देख के, जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा अभी। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ना वो है वॉलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें इसको बताऊं, पहले मैं तुम्हें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि देखो टोटली हम 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं किसी भी चार्ट पे, 10, 20, 30, 40, जो मैं सारी एक्टिवेट करके तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अप ट्रेंड में सपोर्ट की तरह एक्ट करती हैं और एक डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हैं। उसके बाद कोई भी अगर हमें स्टेज एनालिसिस करनी है, जो कि कोई भी स्टॉक 4 स्टेज में मूव करता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उसके लिए हम 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो मेरा ईएमए 2 है। तो मैं बाकी सारे बंद कर देता हूँ और ये दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे ये स्टेज 4 में था, फिर ये स्टेज 1 में गया, फिर ये स्टेज 2 में रहा, और जब प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल गई तो ये वापस स्टेज 4 में आ गया। उसके लिए हम 30 वीकली ईएमए की लाइन यूज करते हैं। गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के लिए हम 10 वीकली और 30 वीकली ईएमए का क्रॉसओवर यूज करते हैं, जो मैं तुम्हें एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि स्टॉक में यहाँ पे बना गोल्डन क्रॉसओवर जब 10 वीकली ईएमए की लाइन ने 30 वीकली ईएमए की लाइन को नीचे से काट दिया और 10 वीकली ईएमए की लाइन यानी कि जो रेड वाली लाइन है वो इसके ऊपर निकल गई, तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और जब इस 10 वीकली ईएमए की लाइन ने, यानी कि रेड वाली लाइन ने 30 वीकली ईएमए की लाइन को, यानी कि ब्लैक वाली लाइन को ऊपर से काट दिया और 10 वीकली ईएमए की लाइन नीचे की तरफ निकल गई, तो इसको बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। और पर्सनली मेरे लिए गोल्डन क्रॉसओवर एक एंट्री सिग्नल है और डेथ क्रॉस एक एग्जिट सिग्नल है। तो ये तो हो गए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के यूजेस, और हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फुल्ली कवर कर लिया। इससे ज्यादा तुम्हें ईएमए के बारे में जान के कोई फायदा नहीं है, और ईएमए एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर होता है। ठीक है, ये तो तुम समझ गए होगे अब तक। जिसने स्टेज एनालिसिस की वीडियो देखी है वो तो ऑलरेडी समझ चुका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले इंडिकेटर पे, जो कि होता है वॉलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है और मतलब मेरे को टेंशन फ्री जिंदगी देता है मार्केट में, तो इसका यूज समझाता हूँ और पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि वी स्टॉप इंडिकेटर होता क्या है। तो मैं तुम्हें इसको ट्रेडिंग व्यू पे लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी लगा रखा है वी स्टॉप इंडिकेटर। अगर तुम्हें ढूंढना है तो तुम सर्च पे जा सकते हो, यहाँ पे डालोगे ना वॉलेटिलिटी स्टॉप तो ये आ जाएगा। मेरे तो फेवरेट्स में ही पड़ा हुआ है, तुम्हारे आ जाएगा वॉलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर।
ये करता क्या है, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ पहले। जब मैंने देखो इसको लगाया ना, ईएमए की लाइन को बंद कर देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो, पर बेसिकली इनको हम साथ साथ यूज करते हैं। मतलब ईएमए की लाइन को भी, स्टेज एनालिसिस को भी, वी स्टॉप इंडिकेटर को भी, और बेसिकली सारे इंडिकेटर को इकट्ठे यूज करना होता है। पर मैं तुम्हें समझाने के लिए अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ईएमए वाले क्रॉसओवर को बंद कर देता हूँ और वी स्टॉप इंडिकेटर दिखाता हूँ। और जब मैंने इसको ऑन किया तो बेसिकली दो टाइप के डॉट्स आ गए। कई कैंडल के नीचे तो ग्रीन डॉट आ गए और कई कैंडल के ऊपर रेड डॉट आ गए। तो बेसिकली इन ग्रीन और रेड डॉट का मतलब क्या है, तुम्हें ये समझना है। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि ये वी स्टॉप इंडिकेटर की सेटिंग्स कैसी रखी जाएंगी। तो देखो, इस वी स्टॉप इंडिकेटर पहले करता क्या है, ये ना एवरेज वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, यानी कि एवरेज बाइंग और सेलिंग को मेजर करता है एक टाइम फ्रेम में, जो भी हम इसको बताएंगे कि इतने टाइम फ्रेम में मेजर कर। तो जैसे वी स्टॉप इंडिकेटर में मैंने लेंथ 10 रखी हुई है, तो ये लेंथ हमें क्या बता रही है कि पिछले 10 हफ्तों की एवरेज बाइंग और सेलिंग कितनी कितनी हुई है, और इसके हिसाब से इंडिकेटर आ जाता है। जैसे मैंने क्या रखा हुआ है, पिछले 10 हफ्तों की एवरेज मेरे को बता और क्लोज प्राइस को लेके एवरेज बता, यानी कि कैंडल का जो भी क्लोज प्राइस है ना उसकी एवरेज निकाल और मल्टीप्लायर रख 2 का मल्टीप्लायर मतलब कि पिछले 10 हफ्तों में जो भी एवरेज बाइंग या सेलिंग हुई है किसी भी स्टॉक में, ठीक है, उसका 2 टाइम्स की रेंज बना के मुझे डॉट्स दिखा दे। ये देखो, तो बेसिकली वी स्टॉप क्या करता है, ये एवरेज वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। और मेरे वाले कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने लेंथ को 10 रखा हुआ है तो मुझे ये बता रहा है कि पिछले 10 हफ्तों की एवरेज वॉल्यूम की बाइंग और सेलिंग को इसने मेजर किया, और अगर तो उससे ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आएगी तो ग्रीन डॉट आएगा, और अगर उससे ज्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग आएगी तो रेड डॉट आएगा। ठीक है, तो सपोज अगर इस कैंडल के नीचे ग्रीन डॉट आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पिछले 10 हफ्तों में जितनी भी बाइंग या सेलिंग हुई है ना उससे ज्यादा वॉल्यूम पे अभी बाइंग आई है, तो ये ग्रीन हो गया। और अगर इस कैंडल पे रेड डॉट आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि पिछले 10 हफ्तों में जो भी एवरेज बाइंग या सेलिंग हुई है उससे ज्यादा वॉल्यूम पे यहाँ पे सेलिंग आई है, तो ये रेड हो गया। तो बेसिकली वी स्टॉप इंडिकेटर हमें क्या बताता है, अगर तुम देसी भाषा में समझो तो वी स्टॉप इंडिकेटर हमें बताता है कि क्या बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं या क्या बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं। जब भी इस पे रेड डॉट आता है तो उसका ये मतलब होता है कि बड़े प्लेयर इस स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 हफ्ते की जो भी एवरेज वॉल्यूम ऑफ बाइंग या सेलिंग थी ना उससे ज्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग आ रही है। जैसे तुम देखो यहाँ पे रेड डॉट बन गया, ठीक है, यहाँ पे रेड डॉट बन गया, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन डॉट बना हुआ है तो ये बता रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं। तो बेसिकली वी स्टॉप या तो ग्रीन कलर का होगा या फिर रेड कलर का होगा। जब ये ग्रीन कलर का डॉट बनेगा तो ये कैंडल के नीचे बनेगा और ये बताएगा कि यहाँ पे बड़े प्लेयर की एंट्री हो रही है, यानी कि पिछले 10 हफ्ते की एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा बाइंग आ रही है। और जब यहाँ पे रेड डॉट बनेगा तो ये बताएगा कि पिछले 10 हफ्ते की जो भी एवरेज वॉल्यूम थी ना उससे ज्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग आ रही है, यानी कि बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब वी स्टॉप ना बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स भी देते हैं और मैं तुम्हें अभी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन तुम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए कि ग्रीन और रेड का मतलब क्या है वी स्टॉप पे। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि वी स्टॉप इंडिकेटर क्या होता है, कि ये एवरेज वॉल्यूम को मेजर करता है और उसके हिसाब से दो चीजें बना के देता है, या तो ग्रीन डॉट या रेड डॉट। ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखा दिया और लेंथ भी दिखा दी। पर्सनली मैं वी स्टॉप को 10 की लेंथ पे रखता हूँ, मतलब पिछले 10 हफ्ते की एवरेज को मेजर करके दे और उसके हिसाब से मेरे लिए डॉट्स बना। ठीक है, और ये 10 की एवरेज मेरी वीकली चार्ट पे है। ठीक है, मतलब ये मुझे पिछले 10 हफ्ते की एवरेज वॉल्यूम मेजर करके दे रहा है, मंथली चार्ट पे नहीं है। अगर तुम मंथली चार्ट पे जाओगे तो सब कहानी बदल जाएगी, पर मैं वी स्टॉप को वीकली चार्ट पे यूज करता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि ये वीकली चार्ट्स पे बेस्ट काम करता है और मेरी सारी एनालिसिस ही वीकली चार्ट्स पे होती है। तभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स या स्विंग ट्रेडर्स के लिए वीकली चार्ट्स ही भगवान का काम करते हैं। मंथली चार्ट्स में काम लेट हो जाता है, अगर ट्रेंड चेंज हो रहा होगा या कुछ भी कुछ बदल रहा होगा तो मंथली चार्ट पे आने में उसमें इतना टाइम लग जाता है कि हम लेट हो जाएंगे। और डेली चार्ट पे तो बहुत सारे फॉल्स सिग्नल आते हैं, तो उसको तो मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। अब तुम्हें मैंने बता दिया कि वी स्टॉप में रेड और ग्रीन डॉट का क्या मतलब है, और मैंने तुम्हें भी बता दिया कि वी स्टॉप को हम या तो वीकली चार्ट पे यूज कर सकते हैं, मंथली पे यूज करते हैं, पर पर्सनली मेरे को वीकली चार्ट पे यूज करना सबसे ज्यादा पसंद है। अब मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, तो देखो वी स्टॉप में ना अगर तुम इसकी सेटिंग्स में जाओगे तो इसमें एक मल्टीप्लायर का ऑप्शन है, ये देखो 2। इसका क्या मतलब ये समझो। तो सबसे पहले वी स्टॉप कर क्या रहा है, ये पिछले 10 हफ्ते की एवरेज वॉलेटिलिटी को मेजर कर रहा है। तो अब मैं तुम्हें ये बता रहा था कि इस मल्टीप्लायर का क्या मतलब है। इसने पिछले 10 हफ्ते की एवरेज वॉलेटिलिटी को मेजर किया कि उस टाइम पे कितनी बाइंग और सेलिंग हुई, और उसकी रेंज बना दी कि अगर उससे 2 टाइम्स पे ज्यादा बाइंग और सेलिंग होगी ना तो इसमें ग्रीन और रेड डॉट बन जाएंगे। मतलब सपोज अगर उस रेंज के ट्वाइस टाइम्स पे सेलिंग आ गई तो इसमें रेड डॉट बन जाएगा। और बेसिकली तुम्हें इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सीधे सीधे सेटिंग्स बता दूंगा जो मैं यूज करता हूँ, और तुम इसकी इंटरप्रिटेशन सीख लो कि जब इसमें ग्रीन डॉट बन रहे हैं तो मतलब बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं, जब भी इसमें रेड डॉट बनते हैं तो मैं कॉशियस हो जाता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो मेरे को कॉशियस होना पड़ता है कि कंपनी में कुछ खराब तो नहीं हो रहा। तो अब मैं तुम्हें वापस वी स्टॉप पे लेके चलता हूँ। मल्टीप्लायर 2 हो सकते हैं, या तो 2 का हो सकता है या 2.5 का हो सकता है। ठीक है, जो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, मेरे लिए तो सारी बिजनेस ही साइक्लिकल है। किसी भी बिजनेस में जिसमें आज ग्रोथ है कल उसमें ग्रोथ जा सकती है, तो मैं पर्सनली हर बिजनेस को साइक्लिकल स्टॉक की तरह ही ट्रीट करता हूँ। पर जो फंडामेंटल बेट्स होती हैं, जैसे कि जो 15% से ग्रो करती जा रही है 5-5 साल तक, उसका मल्टीप्लायर तुम 2.5 भी
यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं 2 का मल्टीप्लायर यूज करता हूँ हर स्टॉक पे। ये जो मल्टीप्लायर 2 का दिख रहा है ना, मैं 2 का ही यूज करता हूँ। पर अगर मैं किसी स्टॉक में फंडामेंटली बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूँ तो मैं 2.5 का भी मल्टीप्लायर यूज कर लेता हूँ। ये देखो, अब 2.5 का जब मैं मल्टीप्लायर यूज करूंगा ना, तो उस केस में क्या होगा कि जो रेड और ग्रीन डॉट्स है उनकी रेंज बढ़ जाएगी। मतलब वो बाद में बनेंगे। जब मैं 2 का मल्टीप्लायर यूज करता हूँ ना, तो मेरे को फास्टर एंट्री और एग्जिट मिलते हैं। तो बेसिकली मैं 2 का ही मल्टीप्लायर यूज करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट मिलती है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें फेक आउट्स भी बहुत सारे आते हैं। देखो ये फेक आउट्स आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, सुनो। वी स्टॉप का यूज क्या है, अब तुम पहले ये समझो। इतना वी स्टॉप समझने का कोई मतलब नहीं है अगर तुम इसका यूज नहीं समझे तो। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी स्टॉक 4 स्टेजेस में मूव करता है, और स्टेज 4 होती है जब वो गिरना स्टार्ट होता है, यानी कि जब एक डाउन ट्रेंड में जाता है और उस टाइम पे 30 वीकली ईएमए की लाइन नीचे की तरफ शेप करती है, और जो स्टॉक प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल जाता है, और साथ ही साथ उसमें डाउन ट्रेंड बनता है, यानी कि लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनता है, जिसमें हर अगला हाई अपने पिछले हाई से नीचे होता है और हर अगला लो अपने पिछले लो से नीचे होता है, यानी कि लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनता है, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो। तो स्टेज 4 में बेसिकली स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जाता है, जिसमें 30 वीकली ईएमए भी नीचे की तरफ शेप करने लग जाती है। और क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो मैं किसी भी स्टॉक में स्टेज 4 में नहीं रहता। मतलब मैं किसी भी स्टॉक में स्टेज 4 आते ही बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को स्टॉक के गिरते हुए उसका साथ नहीं देना। मेरे को स्टॉक का तब साथ देना जब वो बढ़ेगा, जो कि स्टेज 2 में बढ़ता है। और यही वही आ गई स्टेज एनालिसिस। सब कुछ इन दी एंड स्टेज एनालिसिस से ही कनेक्टेड है, और उसकी डिटेल्ड वीडियो मैं यहाँ पे पिन कर ही दूंगा तुम्हारे लिए। तो जब भी स्टेज 4 की स्टार्टिंग होती है, तो वी स्टॉप रेड हो जाता है। स्टेज 4 की कब स्टार्ट होती है, जब भी किसी स्टॉक में टॉप बन जाता है ना, टॉप के बाद जब वो गिरना स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं स्टेज 4। तो जब भी स्टेज 4 की स्टार्टिंग होती है तो वी स्टॉप रेड होगा ही होगा। देखो जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का टॉप यहाँ पे बना था, तो स्टेज 4 की स्टार्टिंग में देखो वी स्टॉप रेड हो गया। अब देखो वी स्टॉप यहाँ पे भी रेड हुआ है, वी स्टॉप यहाँ पे भी रेड हुआ है, वी स्टॉप यहाँ पे भी रेड हुआ है। मतलब हर इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आई है बड़े प्लेयर्स से। और यहाँ पे भी रेड हुआ है जब उसमें एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टेज 4 स्टार्ट हुई है। इसीलिए वी स्टॉप को तुम अकेले यूज नहीं कर सकते, तुम्हें इसके साथ 30 वीकली ईएमए की लाइन यूज करनी पड़ेगी, यानी कि स्टेज एनालिसिस यूज करनी पड़ेगी। और पर्सनली मैं बेसिकली इसके साथ चारों ईएमए यूज करता हूँ, यानी कि 10, 20, 30 और 40 ईएमए यूज करता हूँ, जो मैं तुम्हें लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, अब इस केस में यहाँ पे वी स्टॉप रेड हो गया, यहाँ पे भी वी स्टॉप रेड है, लेकिन इनमें फर्क क्या है मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। क्यों यहाँ पे मैं एग्जिट नहीं करता और मैं यहाँ पे एग्जिट करता टॉप बनने के बाद, क्यों, अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा। पहली बात तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी टेक्निकल्स बता रहा हूँ, और कोई तुम्हें इस लेवल की टेक्निकल्स नहीं सिखाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो बेसिकली वी स्टॉप फेक सिग्नल भी देता है, और उससे बचने के लिए हमें डाउ थ्योरी हेल्प करती है, और डाउ थ्योरी को मेरे को अलग से कवर करना पड़ेगा दूसरी वीडियो में। लेकिन जब जब भी वी स्टॉप रेड हो जाता है तो उसका क्या मतलब है कि बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं। तो मैं कॉशियस हो जाता हूँ भाई कि बड़े प्लेयर क्यों एग्जिट कर रहे हैं, क्या फंडामेंटल थीसिस में कोई ब्रेकडाउन तो नहीं आ गया, या मेरे से कोई फंडामेंटल में दिक्कत तो नहीं हो गई। तो मैं फंडामेंटल जाके चेक करता हूँ सबसे पहले। तो जब भी वी स्टॉप ग्रीन होता है तो मैं चिल बैठा रहता हूँ कि भाई वी स्टॉप ग्रीन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब वो रेड हो जाता है तो मैं कॉशियस हो जाता हूँ कि भाई बड़े प्लेयर क्यों एग्जिट कर रहे हैं, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूंगा कि जब भी वी स्टॉप रेड हो जाता है तो मैं स्टॉक से बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि ये सच नहीं है। मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो ये मेरा व्यू है, जब भी वी स्टॉप रेड हो जाता है और 10 या 20 वीकली ईएमए का ब्रीच आ जाता है ना, तो मैं एक बार तो अपने गेन्स को लॉक इन कर लेता हूँ, मतलब एक बार तो स्टॉक से एग्जिट कर जाता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी स्टॉप तो रेड हुआ लेकिन इसका 20 वीकली ईएमए ब्रीच नहीं हुआ। यहाँ पे वी स्टॉप रेड हुआ लेकिन इसका 20 वीकली ईएमए ब्रीच हो गया। जब मोतीलाल ओसवाल का टॉप बना ना, देखो जब भी स्टेज 4 की स्टार्ट होगी, स्टेज 4 क्या है, टॉप बनने के बाद जब स्टॉक गिरना स्टार्ट होता है, यानी कि टॉप को पकड़ना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। जब भी स्टेज 4 की स्टार्ट होगी ना, तो जब स्टॉक गिरना स्टार्ट होगा, यानी टॉप बनने के बाद गिरना स्टार्ट होगा, तो वी स्टॉप रेड होगा ही होगा, उसके बिना स्टेज 4 स्टार्ट नहीं हो सकती। पर वी स्टॉप पहले भी रेड हो रहा है, तो इसका एक डेफिनेट क्राइटेरिया जो मैं यूज करता हूँ ना, कि जब वी स्टॉप रेड हो जाए और 10 या 20 वीकली ईएमए का ब्रीच आ जाए तो मैं एक बार तो एग्जिट मार देता हूँ। जैसे यहाँ देखो वी स्टॉप रेड हो गया, और जो ये रेड वाली लाइन है यानी कि 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, और येलो वाली लाइन है 20 वीकली ईएमए की लाइन। तो जो प्राइस है वो 10 वीकली ईएमए के नीचे निकल गया, 20 वीकली ईएमए के नीचे निकल गया। ब्लैक वाली लाइन है 30 वीकली ईएमए की लाइन, और ब्लू वाली लाइन है 40 वीकली ईएमए की लाइन। तो देखो वी स्टॉप तो रेड हो ही गया, साथ में जो प्राइस है वो 10 वीकली, 20 वीकली, 30 वीकली और 40 वीकली ईएमए की लाइन के नीचे भी निकल गया। ये लो बाद रिप्ले देखो ताकि तुम समझ पाओ। तो अब इस केस में वी स्टॉप तो रेड हुआ ही, मतलब ये क्या दिखा रहा है, बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं, और जो प्राइस है वो 10 वीकली और 20 वीकली ईएमए की लाइन को ब्रीच कर गया, यानी कि अपने 50 डेमा और 100 डेमा के नीचे निकल गया, मतलब प्राइस वीक हो गया। तो इस सिचुएशन में मैं एक बार तो एग्जिट कर लेता हूँ स्टॉक से। और मैंने तुम्हें बताया था स्टेज एनालिसिस वाली वीडियो में कि कोई भी स्टॉक अगर स्टेज 4 में निकल जाता है, और स्टेज 4 हम कैसे पहचानते हैं, स्टेज 4 पहचानने का तरीका बहुत सिंपल होता है कि जो उसका प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल जाता है, और 30 वीकली ईएमए डाउनवर्ड शेप करने लग जाती है। तो कोई भी स्टॉक अगर स्टेज 4 में निकल जाता है, जैसे यहाँ निकल गया, जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के नीचे आ गया ना, और जो 30 वीकली ईएमए वो डाउनवर्ड शेप करने लग गई,
तो उस केस में तो मैं डेफिनेटली एग्जिट करता हूँ। मतलब ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कोई स्टॉक स्टेज 4 में आता है ना, तो वो मेरे लिए डेफिनेटिव एग्जिट है। मतलब कोई सेकंड चांस नहीं देता मैं उसको पोर्टफोलियो में। तुम मेरा बाय सेल कॉपी करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें बेसिकली टेक्निकल्स पढ़ने सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली वी स्टॉप इंडिकेटर का यूज क्या है? सबसे पहले तो स्टेज 4 का स्टार्ट होता है तो ये रेड हो जाता है। स्टेज 4 क्या होती है? जब भी स्टॉक गिरना स्टार्ट होता है, यानी कि टॉप बनाने के बाद जब गिरना स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं स्टेज 4। तो तब ये रेड हो जाता है और बेसिकली हमें स्टेज 4 में पता लगाने में मदद करता है। और पर्सनली मैं किसी भी स्टॉक की स्टेज 4 में पार्ट नहीं लेता, तो मैं तो एग्जिट मार जाता हूँ। जैसे ही वी स्टॉप रेड होता है तो मैं कॉशियस हो जाता हूँ कि भाई ये क्यों रेड हो गया, बड़े प्लेयर क्यों एग्जिट कर रहे हैं, क्या मेरी फंडामेंटल इंटैक्ट है, मतलब फंडामेंटल थीसिस में कोई ब्रेकडाउन तो नहीं आया। दूसरी चीज, मैं पर्सनली वी स्टॉप रेड हो जाए और 20 वीकली ईएमए का ब्रीच हो जाए तो 100% एग्जिट मारता हूँ। मतलब एक बार तो एग्जिट मारूंगा और अपने गेन्स को लॉक इन करूंगा। और अगर प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे चला गया, यानी कि स्टेज 4 में चला गया, तो मैं 100% एग्जिट मारता ही मारता हूँ। किसी भी स्टॉक से कोई सेकंड चांस नहीं देता। दूसरी चीज ये तो हो गया कि वी स्टॉप जब रेड हो तो उसको कैसे यूज करता हूँ मैं, लेकिन जब वी स्टॉप ग्रीन होता है तो मैं उसको कैसे यूज करता हूँ। जब भी वी स्टॉप ग्रीन होता है ना, ये देखो यहाँ पे जैसे वी स्टॉप ग्रीन है तो सबसे पहले ये क्या बता रहा है कि बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं। जब भी वी स्टॉप ग्रीन होता है और ऊपर की तरफ ट्रेंड करने लग जाता है, जैसे यहाँ पे वी स्टॉप ग्रीन है और ये ऊपर की तरफ शेप करने लग गया, मतलब ऊपर चला गया, तो इस केस में मेरे लिए एक पॉजिटिव बाइंग का सिग्नल होता है कि भाई वी स्टॉप तो ग्रीन है और ऊपर की तरफ भी ट्रेंड कर रहा है। अब मैंने ये क्यों बोला कि ऊपर की तरफ ट्रेंड करना चाहिए? तो देखो, जब कंसोलिडेशन होती है ना किसी भी स्टॉक में, जैसे ये पूरा एरिया है कंसोलिडेशन का, तो जब कंसोलिडेशन होती है किसी भी स्टॉक में तो वी स्टॉप जो है वो एक लाइन में रहेगा, मतलब ग्रीन रहेगा। वी स्टॉप कंसोलिडेशन के टाइम पे भी ग्रीन रहता है, लेकिन उसमें सबसे खासियत बात क्या होती है कि ऊपर की तरफ ट्रेंड नहीं करेगा, यानी कि एक लाइन में रहेगा। ये देख रहे हो, बिल्कुल एक लाइन में, ऊपर की तरफ ट्रेंड नहीं कर रहा। तो पर्सनली जब वी स्टॉप ग्रीन होता है और ऊपर की तरफ ट्रेंड करने लग जाता है, जैसे यहाँ पे कर रहा है, तो मैं इसको एक एंट्री सिग्नल की तरह ट्रीट करता हूँ। और ये एक सिग्नल है एंट्री का। मेरे एंट्री के 8 से 9 सिग्नल होते हैं, जिसमें से एक ये है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि जब भी वी स्टॉप ग्रीन होता है और ट्रेंड अपवर्ड्स करने लग जाता है तो मेरे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। और कंसोलिडेशन के टाइम पे वी स्टॉप साइडवेज ट्रेंड में चला जाता है और ग्रीन हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो, जब यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तो ये देखो, यहाँ पे जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तो वी स्टॉप ग्रीन है लेकिन साइडवेज ट्रेंड में चला गया, समझ रहे हो। तो ये हो गया बेसिकली वी स्टॉप इंडिकेटर, जो तुम ट्रेडिंग व्यू पे लगाना सीख गए। ये है वी स्टॉप इंडिकेटर। अब इसमें जो इसकी लेंथ है, मैं पर्सनली वीकली चार्ट पे यूज़ करता हूँ और 10 वीक्स की लेंथ यूज़ करता हूँ। मतलब कि पिछले 10 हफ्ते का एवरेज प्राइस यूज़ करता हूँ। उस एवरेज प्राइस से अगर ज़्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आती है तो वी स्टॉप ग्रीन हो जाता है। उस एवरेज प्राइस से अगर ज़्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग आती है तो वी स्टॉप रेड हो जाता है, जो कि बता रहे हैं कि बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं। वी स्टॉप को बेसिकली मैं एग्जिट्स के लिए यूज़ करता हूँ। अगर तो वी स्टॉप रेड हो जाता है तो वो बेसिकली ये दिखा रहा है कि भाई स्टेज 4 स्टार्ट हो सकती है, बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो मैं कॉशियस हो जाता हूँ। लेकिन अगर वी स्टॉप रेड हो जाता है और उसके साथ 10 वीकली और 20 वीकली ईएमए की लाइन भी ब्रीच हो जाती है, मतलब वी स्टॉप रेड हो गया और जो प्राइस है वो 10 वीकली और 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे निकल गया, तो मतलब ये बेसिकली दिखा रहा है कि जो नियर टर्म मोमेंटम है वो वीक है और बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं। तो जाके फंडामेंटल चेक करो। और पर्सनली इस केस में मैं यहाँ पे एक बार तो एग्जिट लेता ही लेता हूँ। और अगर प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल जाता है, जो इस केस में ब्लैक लाइन है, तो मेरे लिए वो 100% एग्जिट ट्रिगर्ड है, फिर तो कोई सेकंड चांस है ही नहीं। ये बात मैंने स्टेज एनालिसिस में भी तुम्हें बताई थी कि ये स्टेज 4 की स्टार्टिंग होती है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पहले सुन लो। दूसरा, जब भी वी स्टॉप ग्रीन होता है और ऊपर की तरफ ट्रेंड करने लग जाता है तो पर्सनली मेरे लिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि वो मुझे ये बता रहा है कि बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं। और अगर तुम देखो तो देखो, ये जो ब्लू वाली लाइन है वॉल्यूम की मूविंग एवरेज की लाइन है, तो तुम देखो यहाँ पे जो बाइंग आई है वो कितनी हाई वॉल्यूम पे आई है, मतलब मूविंग एवरेज से कितनी ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आ रही है। तो ये बता रही है कि बड़े प्लेयर या इंस्टीट्यूशंस एंटर करने, क्योंकि इस लेवल की वॉल्यूम सिर्फ वही दे सकते हैं। तो ये हमने वी स्टॉप इंडिकेटर को भी डिटेल में कवर कर लिया। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी स्टेज एनालिसिस की, फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया, ईएमए क्रॉसओवर सिखाया, जिसमें मैंने तुम्हें गोल्डन क्रॉसओवर सिखाया और डेथ क्रॉसओवर सिखाया। उसके बाद मैंने तुम्हें वी स्टॉप इंडिकेटर सिखाया। ये सब हम एक साथ यूज करते हैं। जैसे ये देखो मेरा चार्ट, तो इसमें मैं स्टेज एनालिसिस भी यूज करूंगा, साथ में वी स्टॉप भी देखूंगा, साथ में उसके ये भी देखूंगा कि भाई, जैसे कि ये देखो मेरा चार्ट, इसमें मैं स्टेज एनालिसिस भी करूंगा कि कौन सी स्टेज में, जो कि ब्लैक या ब्लू लाइन से होगी। मैं ये भी देखूंगा कि कोई गोल्डन क्रॉसओवर या डेथ क्रॉस तो नहीं बन रहा। मैं ये भी देखूंगा कि वी स्टॉप का कलर क्या है, मतलब ये सब मैं एक साथ यूज करूंगा डायनेमिकली। अब बेसिकली मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि जब भी स्टेज 4 का स्टार्ट होगा, यानी कि किसी भी स्टॉक का टॉप बनेगा और उसके बाद वो गिरना स्टार्ट होगा, तो वी स्टॉप हमेशा रेड हो जाएगा। ऑल्दो इसमें फेक सिग्नल्स भी आते हैं, लेकिन जब भी स्टेज 4 का स्टार्ट होगा तो रियल रेड सिग्नल भी देगा वी स्टॉप। फेक सिग्नल को मैं कैसे अवॉइड करता हूँ, 10 वीकली 20 वीकली ईएमए को यूज करके, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। और अब बेसिकली हम चलते हैं अपने अगले इंडिकेटर पे, जो कि है सुपर ट्रेंड। और सुपर ट्रेंड इतना आसान इंडिकेटर है ना कि 5th क्लास का बच्चा भी इसको यूज कर सकता है।
तो बेसिकली इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ कि मैं किस सेटिंग पे यूज करता हूँ, और मैं अपने सारे इंडिकेटर्स ना वीकली चार्ट्स पे यूज करता हूँ। तो मुझे मतलब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं वीकली चार्ट यूज करता हूँ, और सुपर ट्रेंड भी वीकली चार्ट पे यूज करूंगा। और जो सुपर ट्रेंड है वो वीकली चार्ट पे ब्यूटीफुली काम करता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। एक काम करता हूँ, वी स्टॉप और 30 वीकली ईएमए को कर देता हूँ पूरे तरीके से बंद। वीकली चार्ट पे सुपर ट्रेंड कितना ब्यूटीफुली काम करता है। जब भी सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है तो वो क्या बताता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है स्टॉक में, और जब सुपर ट्रेंड रेड होता है तो वो बेसिकली बताता है कि ट्रेंड नेगेटिव है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं सुपर ट्रेंड की क्या सेटिंग्स यूज करता हूँ, और बेसिकली मैं इसको वीकली चार्ट पे यूज करता हूँ। तो मेरी सेटिंग को वीकली चार्ट पे ही देखना, इसको मंथली पे यूज करने की कोशिश मत करना। मेरी सेटिंग्स ये है कि इसमें जो एवरेज ट्रू रेंज है वो मैं 10 की यूज करता हूँ, और जो फैक्टर है वो 3 का यूज करता हूँ अपने सुपर ट्रेंड में। यानी कि जो ATR की लेंथ है, यानी कि जो एवरेज ट्रू रेंज है वो 10 की है, और जो मल्टीप्लाई का फैक्टर है वो 3 का है। और ये वीकली चार्ट्स पे यूज करता हूँ, और ये देखो कितना ब्यूटीफुली काम करता है ये। मतलब यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था जब ये 136 रुपीज पे था सुपर ट्रेंड, और तब कैंडल का प्राइस कितना था, 162 पे ओपन है। और ट्रेंड नेगेटिव कहाँ पे हुआ, ट्रेंड नेगेटिव यहाँ पे हुआ, तब कैंडल का प्राइस कितना है, तब कैंडल का प्राइस है, क्लोज प्राइस बता देता हूँ, 783। मतलब इसके बीच में इसने ट्रेंड को एक बार भी चेंज नहीं होने दिया, पूरा ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड पे लगा के दिखा देता हूँ तुम्हें सुपर ट्रेंड, ठीक है। अब रिसेंट तो मैं दिखा नहीं सकता, पुराने चार्ट्स तो दिखा सकता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे पूरा सुपर ट्रेंड ग्रीन रहा है और यहाँ पे सुपर ट्रेंड रेड हो गया। तो ये एक ब्यूटीफुल इंडिकेटर है जो 5th क्लास का बच्चा भी यूज़ कर सकता है। और ग्रीन का मतलब ये है कि स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम है, यानी कि पॉजिटिव है। और रेड का मतलब ये है कि स्टॉक में नेगेटिव मोमेंटम है, यानी कि बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं, तुम यही मान लो, या बेसिकली नेगेटिव मोमेंटम है स्टॉक में, ठीक है। तो बेसिकली सुपर ट्रेंड वीकली चार्ट्स पे अमेजिंगली काम करता है। और ये हो गया एक और इंडिकेटर। अब चलते हैं अपने लास्ट एनालिसिस पे, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये हमें बताती है कब बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं और कब बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं। तो चलो मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ। तो ये मैंने मोतीलाल ओसवाल का वीकली चार्ट खोला हुआ है। एक काम करते हैं, सुपर ट्रेंड को बंद कर देते हैं, 30 वीकली ईएमए की लाइन वापस ले आते हैं, और अब मैं तुम्हें वॉल्यूम दिखाता हूँ। तो वॉल्यूम में पहले क्या क्या यूज करना होता है देखो, तुम कॉम्प्लिकेट ना हो जाए तुम्हारे लिए, तो मैं सिर्फ 30 वीकली ईएमए की लाइन लगा देता हूँ, बाकी ईएमए बंद कर देता हूँ, क्योंकि क्रॉसओवर तुमने अब सीख ली है। तो मैं इन सबको बंद कर देता हूँ। ये सिर्फ 30 वीकली ईएमए की लाइन है, ताकि तुम स्टेज एनालिसिस देख पाओ। अब वॉल्यूम को लगाना कैसे है, तो भाई यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करनी है, वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ पे। मेरे तो फेवरेट्स में पड़ी है, तुम्हारे वैसे आ जाएगी। लेकिन वॉल्यूम में तुम्हें चेंजेस क्या करनी है, जो मैं करता हूँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ना जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है उसको ऑन करना है। देखो MA लेंथ है, उसको ऑन करना है, और उसको 20 पे डालता हूँ मैं। मतलब मैं पिछले 20 हफ्ते की वॉल्यूम की एवरेज यूज करता हूँ, और जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है वो यहाँ से ऑन होता है। देखो ये बंद हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है, देख रहे हो। तो मैं वॉल्यूम का मूविंग एवरेज ऑन करके यूज़ करता हूँ, और मैं पिछले 20 हफ्ते की लेंथ यूज़ करता हूँ। मतलब ये जो ब्लू लाइन आ रही है ना मेरी वॉल्यूम पे, ये दिखा रही है कि पिछले 20 हफ्ते की एवरेज वॉल्यूम क्या है। अब अगर इस एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आएगी, मतलब कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है। इस एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग आएगी, मतलब कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट कर रहा है। क्योंकि एवरेज वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम प्रोड्यूस करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए, यानी कि कोई बड़ा प्लेयर चाहिए। तो अगर तुम ये वाली कैंडल देखो, तो इसमें देखो एवरेज वॉल्यूम से कितनी ज़्यादा बाइंग आई है, मतलब इस टाइम पे कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है। और अगर तुम ये वाली कैंडल देखो, तो मतलब एवरेज वॉल्यूम से कितनी ज़्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग आई है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर इस टाइम पे एग्जिट कर रहा है। तो ये होता है वॉल्यूम की मूविंग एवरेज, और इसको हम ऐसे यूज करते हैं। तो PPT पे चलते हैं। तो ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस में क्या करना है, पहले तो मूविंग एवरेज लगानी है वॉल्यूम की, जो मैंने तुम्हें सिखा दिया। पर्सनली मैं 20 वीक की मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। लेंथ का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, और मेरी सारी एनालिसिस वीकली चार्ट पे होती है। बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं हर चीज वीकली चार्ट पे ही एनालाइज करता हूँ, क्योंकि वो बेस्ट होते हैं हमारे लिए। मतलब क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मेरे लिए ये बेस्ट होते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर जो मेरी वॉल्यूम है वो मूविंग एवरेज से ज्यादा है, और उससे उस पर बाइंग हो रही है, मतलब मूविंग एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग हो रही है, मतलब बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं। मूविंग एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग हो रही है, मतलब बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखाई दिया मोतीलाल ओसवाल वाले केस में, कि देखो मूविंग एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम है, मूविंग एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम है। अगली चीज, वॉल्यूम एनालिसिस हमें किस चीज में मदद करती है, तो ये बेसिकली हमें स्टेज 2 और स्टेज 4 पता लगाने में मदद करती है। तो ये बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है कि जो स्टेज 2 होती है, जब स्टॉक ऊपर जाने लगता है ना, तो कोई भी स्टॉक जब कंसोलिडेट कर रहा होता है या गिर रहा होता है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए होती है। यानी कि जब स्टॉक स्टेज 1 से स्टेज 2 में एंटर करने की कोशिश करता है, स्टेज 1 होती है जब वो कंसोलिडेट करता है, और स्टेज 2 होती है जब वो ऊपर जाना स्टार्ट करता है। और जब ये ट्रेंड चेंज होता है, जब स्टॉक स्टेज 1 से स्टेज 2 में आता है, यानी कि कंसोलिडेशन से अप ट्रेंड में आता है, तो उसको कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग चाहिए होती है, मतलब बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए होती है। देखो जब भी स्टॉक गिर रहा होता है, यानी कि जब स्टेज 4 में होता है, उसके बाद स्टेज 4 से स्टेज 2 में आने के लिए, यानी कि गिरते स्टॉक को उठाने के लिए बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए होती है। दूसरा, जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है, यानी स्टेज 1 में होता है, उसको उठाने के लिए, यानी कि उसको स्टेज 2 में लेके जाने के लिए भी बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए होती है। तो जब भी अर्ली स्टेज 2 होगी,
यानी कि स्टॉक जस्ट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो उसमें बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग आती है। अर्ली स्टेज 2 कैसे पहचानते हैं वो मैंने दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो स्टेज एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को। तो मैं तुम्हें यही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि देखो जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गया और 30 वीकली ईएमए ऊपर की तरफ शेप करने लग गई यहाँ पे। और जो स्टॉक स्टेज 4 में था, स्टेज 4 मतलब जब प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे होता है, उसको इंस्टीट्यूशंस ने आके उठाया और ये स्टेज 2 में एंटर कर गया। तो इस केस में बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए होगी। तो देख रहे हो कि वॉल्यूम जो मूविंग एवरेज जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आ रही है। सिमिलरली ये देखो मूविंग एवरेज की वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आ रही है, वॉल्यूम की मूविंग एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आ रही है। तो जो भी स्टॉक स्टेज 4 में होता है यानी कि गिर रहा होता है, जैसे ये स्टेज 4 में है गिर रहा है, इसको उठाने के लिए बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए, यानी कि बड़े प्लेयर की एंट्री चाहिए। और वो कैसे दिखेगा? वॉल्यूम की मूविंग एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आएगी। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम जज कर सकते हैं कि स्टेज 2 कब आती है और स्टेज 4 कब आती है। स्टेज 4 क्या होती है? जब स्टॉक प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल जाता है और इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और 30 वीकली ईएमए की लाइन नीचे की तरफ शेप करने लग जाती है। तो मैं इसका लाइव एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल गया और 30 वीकली ईएमए डाउनवर्ड शेप करने लग गया, मतलब स्टेज 4 आ गई। किसी भी चीज़ को गिराने के लिए मतलब हाई वॉल्यूम पे सेलिंग चाहिए होती है, तो मूविंग एवरेज की जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग आ रही है, मतलब बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम चार्ट में तुम्हें कहाँ पे दिखेगी? अर्ली स्टेज 2 में दिखेगी। तो दो जगह पे वॉल्यूम ज़्यादा होती है किसी भी चार्ट में, एक तो स्टेज 2 में यानी कि अर्ली स्टेज 2 में जब गिरते स्टॉक को उठाया जा रहा है, और दूसरा स्टेज 4 में जब स्टॉक ने अपना टॉप बना लिया, अब वो गिरने की स्टार्ट कर रहे हैं। और वो गिरेगा क्यों? जब इंस्टीट्यूशन सेल करेंगे और इंस्टीट्यूशन हाई वॉल्यूम पे सेलिंग करते हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस हमें स्टेज 2 और स्टेज 4 बचाने में मदद करती है, ठीक है। यही मैंने लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें अर्ली स्टेज 2 में दिखती है जब कोई भी गिरते स्टॉक को उठाया जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए होती है। और स्टेज 4 जो है वो भी हाई वॉल्यूम पे सेलिंग होती है क्योंकि उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन एग्जिट कर रहे होते हैं। तो ये हो गई स्टेज एनालिसिस और इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं तुम्हें पिन कर ही दूंगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप। जब भी प्राइस इंक्रीज होता है और उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि प्राइस तो इंक्रीज हो ही रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, तो वो दिखा रहा है कि जो अप ट्रेंड है ना वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर उसके साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो वो ये दिखा रहा है कि ऑल्दो प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन वो अप ट्रेंड वीक होता जा रहा है टाइम के साथ, तो इसको कहते हैं वीकनिंग अप ट्रेंड। अगर तो प्राइस डिक्रीज होता है और उसके साथ वॉल्यूम इंक्रीज होती है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर लगातार सेलिंग कर रहा है, तो अगर प्राइस डिक्रीज होता है और उसके साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मतलब स्टॉक तो गिर रहा है और सेलिंग की वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है, तो वो दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। और अगर प्राइस डिक्रीज होता है और उसके साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है ना विद टाइम, मतलब कि सपोज स्टॉक प्राइस कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम भी कम हो रही है सेलिंग की, तो वो दिखा रहा है कि ऑल्दो स्टॉक डाउन ट्रेंड में तो है पर वो डाउन ट्रेंड अब वीक होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वीकनिंग डाउन ट्रेंड। तो इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है और जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये देखो यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है और जो वॉल्यूम है वो भी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है और अप ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो डाउन ट्रेंड है वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है टाइम के साथ, क्योंकि प्राइस तो डिक्रीज हो रहा है पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मतलब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन लगातार बेच रहा है। समझ गए अब इन चार कंडीशन का मतलब कि जब प्राइस इंक्रीज होगा और उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, मतलब कोई बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है, इसका मतलब जो ये अप ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, मतलब अप ट्रेंड तो है पर वो टाइम के साथ वीक हो रहा है। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मतलब जो डाउन ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बड़ा प्लेयर लगातार हाई वॉल्यूम पे सेलिंग कर रहा है। और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी विद टाइम डिक्रीज हो रही है, मतलब जो बड़ा प्लेयर को सेल करना था वो धीरे धीरे सेलिंग कम कर रहा है, तो जो डाउन ट्रेंड तो है स्टॉक में क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, पर वो डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है टाइम के साथ। और अब बेसिकली सिर्फ 4 ही इंडिकेटर बचे हैं जो मुझे तुम्हें बताने हैं। सबसे पहला रिलेटिव स्ट्रेंथ का, कि सपोज 2 स्टॉक है तो उसमें से कौन से वाले स्टॉक की स्ट्रेंथ ज्यादा है। दूसरा मेरे को तुम्हें बताना है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये होता है ट्रेंड इंडिकेटर, कि क्या किसी स्टॉक में कोई ट्रेंड बन भी रहा है और अगर ट्रेंड बन रहा है तो क्या वो पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है, नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है। एक होता है आरएसआई जो कि मोमेंटम इंडिकेटर है, और फिर लास्ट में होता है आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर जो मतलब 80% टाइम्स प्रेडिक्ट कर देता है टॉप और बॉटम को। और फाइनली एक लास्ट कॉन्सेप्ट है डाउस थ्योरी, जो कि सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टेज एनालिसिस के बराबर का ही पावर रखता है। उसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और 2 वीडियो हो चुकी है। अगर तुम्हें इस टेक्निकल से थोड़ा भी सीखने को मिला तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, और चलो फिर अगली वीडियो में ये 4 इंडिकेटर डिस्कस करेंगे और उसके अगली वीडियो में डाउस थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।